तो बहुत सारे लोगों को ये समस्या होती है कि पीएचडी इंटरव्यू को कैसे फेस करें। क्या करें पीएचडी इंटरव्यू में, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो तो मैं कुछ पॉइंट्स इसमें बताऊंगा आपको, जिसमें मैं खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताऊंगा। मैंने इंटरव्यू 2-3 जगह मैंने इंटरव्यू दिया है। दो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैंने इंटरव्यू दिया है। और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू कैसे होते हैं और इसमें कैसे आपको प्रिपेयर करना है खुद को। आपको आपका रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है। बहुत इसमें देखिए बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं इसमें, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, हाउ टू फेस एन इंटरव्यू, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं, हाउ टू प्रिपेयर रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल में आपको डायनेमिक टॉपिक को चूज करना होता है। डायनेमिक टॉपिक जैसे आप किसी भी टॉपिक अपने अपने फील्ड में किसी भी टॉपिक को सिलेक्ट कीजिए और उसका रिलेवेंस आपको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि हाउ इट विल हेल्प इन टुडेज पॉलिसी मेकिंग, या फिर अगर आपका आपके सब्जेक्ट के बेसिस पे आप इसको डायनामिक से रिलेट कर सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट से, कि इस टॉपिक का क्या रिलेवेंस है, क्या रिलेवेंस है जिस पे आप रिसर्च करोगे ना। तो इस चीज़ को आपको क्लेरिफाई करना होता है, इसी के बेसिस पे आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना है। और बहुत सारे लोगों को ये समस्या होती है, इवन मुझे भी ये समस्या थी और है भी कि फियर ऑफ स्पीकिंग होती है ना, कि प्रोफेसर्स जो इंटरव्यू में बैठे होते हैं वहाँ पे वो क्या पूछेंगे, क्या पूछेंगे। वो कुछ भी पूछ सकते हैं ना, वैसे आपके रिसर्च प्रपोजल से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो पूछ सकते हैं आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने क्या किया, आप डिसर्टेशन कैसे बनाएं, क्या टॉपिक था आपका। तो मैं अभी सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ था और वहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे मुझसे, मैं बस ये शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। सो हेलो गाइस, वेलकम टू ज्योग्राफिकल अफेयर्स। मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैंने यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर किया था जून 2025 में। मैंने यूजीसी नेट क्लियर किया था और इसके बाद मैं बहुत सारे जगह पे अप्लाई किया था पीएचडी इंटरव्यू के लिए। मैंने ज़्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ही अप्लाई किया था, जैसे कि हो गया बीएचयू में किया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में किया था, सीयूपी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में किया था, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में किया था, सीयूजे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सीयूपी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सॉरी बीएचयू में भी किया था मैंने अप्लाई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किया था। लेकिन अभी तक मैंने इंटरव्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में दिया हूँ और पंजाब में दिया हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में। अभी तक इसका रिज़ल्ट नहीं आया है। जैसे रिज़ल्ट आएगा उसके बाद में फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं बस इस चीज़ पे बात करूंगा कि मेरा इंटरव्यू कैसा रहा है। तो इंटरव्यू में पहले क्या हुआ था, मैं इस पे पहले बात करता हूँ। तो सबसे पहले जैसे आपको कॉल लेटर मिलती है, आपके ईमेल पे कॉल लेटर भेजती है यूनिवर्सिटी। मेरे को कॉल लेटर, मेरा इंटरव्यू था बीएचयू में, सॉरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में। इसमें मेरा कॉल लेटर आया था, सॉरी 23 जनवरी को पेपर, सॉरी इंटरव्यू था 23 जनवरी को। कॉल लेटर में आया था लगभग 18 तारीख को, 18 जन को कॉल लेटर आया था। 18 या 17 को आया था, शायद 17 को आया था। तो मैं इंटरव्यू इंटरव्यू के लिए वहाँ पे मैं एक दिन पहले चला गया। मैंने पता किया था वहाँ पे गेस्ट हाउस वगैरह का, लेकिन उसका चलिए इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। मैं इंटरव्यू बोर्ड में गया, वहाँ पे इंटरव्यू में गया। वहाँ पे सबसे पहला काम होता है ना, आप लोगों को एक रेस्ट रूम में बिठाते हैं वहाँ पे। वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले चीज़ होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक फॉर्म देते हैं वहाँ पे। उस फॉर्म में डॉक्यूमेंट का अरेंजमेंट्स रहता है, मतलब उसी सीरियल नंबर पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स का फोटो कॉपीज़ वगैरह ये सब अरेंज करना होता है। और उसके बाद सबको मतलब एक नंबर असाइन होता है कि किसका इंटरव्यू कितने नंबर पे है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में मेरा इंटरव्यू 4 नंबर पे हुआ था, 4th नंबर। तो 3 स्टूडेंट के बाद मुझे जाना था इंटरव्यू में। तो मुझे भी बहुत घबराहट हो रही थी उस समय, क्योंकि तो यहाँ पे सेंट्रल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। उसके बाद आपको इंटरव्यू रूम में जाना होता है, आपका डॉक्यूमेंट्स लेके, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो लेके आपको इंटरव्यू रूम में जाना होता है। इंटरव्यू रूम में जैसे ही आप एंटर करते हो तो यहाँ प्रोफेसर्स बैठे होते हैं, चार चार पाँच, मेरे मेरे में
वहाँ पे 6 प्रोफ़ेसर बैठे हुए थे, एक एचओडी थी, बाकी जो प्रोफ़ेसर्स वगैरह हैं वो सब बैठे हुए थे वहाँ पे। तो सबसे पहले मैं एंटर किया, तो वहाँ पे आपको गुड मॉर्निंग वगैरह बोलना होता है उनको। उसके बाद वो आपको बैठने को बोलते हैं। उसके बाद आपसे सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन पूछेंगे कि आप खुद को इंट्रोड्यूस करो पहले। तो मैंने आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपने इंट्रोडक्शन में अपना नाम नाम के साथ आप प्लेस ऑफ मतलब जहाँ पे आप रहते हैं, प्लेस ऑफ रेसिडेंस जहाँ पे आप रहते हैं, और उसके साथ आपने जितने क्वालिफ़िकेशन किए हैं वो सारे क्वालिफ़िकेशंस को आप अपने इंटरव्यू में कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया, कहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, ये सब आपको उसमें बता देना है। तो ऐसे करके इंट्रोडक्शन लगभग 2 से 3 मिनट तक चल जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद वो आपको रिसर्च प्रपोजल, आपका जो रिसर्च प्रपोजल रहेगा, आपके रिसर्च प्रपोजल से आपको क्वेश्चन वो करेंगे। सबसे पहले तो आपका टॉपिक देखेंगे, आपका टॉपिक किस चीज़ से रिलेटेड है। तो उसी टॉपिक से आपको सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि आप किस फील्ड को, आपका रिसर्च फील्ड क्या है, मतलब आप किस कहाँ पे आप डाटा कलेक्ट करोगे, कहाँ पे कैसे क्या करोगे। तो अगर आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है और आपने फिजिकल का कोई टॉपिक चूज़ किया है, फिजिकल ज्योग्राफी का, तो उसमें होगा ना कि आपको विजिट करना पड़ेगा डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो उसमें आपको पूछेंगे कि आपका क्या एरिया एरिया कौन सा रहेगा, तो आपको बताना होगा। जैसे सेंट्रल सेंट्रल इंडिया है तो वो बताना होगा, या फिर अगर हिमालयन रीजन है तो वो बताना होगा। अब वेरी कर सकता है, किसी का ह्यूमन ज्योग्राफी भी हो सकता है, तो उसमें अगर ट्राइबल वगैरह है तो ट्राइबल रीजन के बारे में बताना होगा, वहाँ पे डाटा कलेक्ट करना है। तो ये सब रिसर्च मेथोडोलॉजी भी वो लोग पूछ सकते हैं। और रिसर्च ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव भी पूछते हैं। ऑब्जेक्टिव कि इसका क्या प्रेजेंट रेलिवेशन क्या है, प्रेजेंट रेलिवेंस क्या है, ये सब भी पूछेंगे। ये सब चलो रिसर्च, अगर रिसर्च प्रपोजल आपका मतलब उस पर आप अच्छे से जवाब दे देते हो, तो वो लोग चाहेंगे, मतलब वो लोग आपको फंसा ही देंगे, एक एक नए क्वेश्चन में आपको फंसाएंगे वो जो है। तो फिर वो आपको डिसर्टेशन के बारे में पूछेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने क्या डिसर्टेशन बनाया है। तो आप अपने डिसर्टेशन के बारे में बताते हैं। अगर आप जो रिसर्च प्रपोजल का जो टॉपिक बनाए थे, वो अगर डिसर्टेशन से मैच करता है तब सही है, नहीं भी करता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो बस पूछेंगे कि आपका मतलब ऐसा क्या हुआ जो आपका इंटरेस्ट, जो डिसर्टेशन में जैसे आपका ज्योग्राफी के बेसिक मतलब मान लेते हैं कि ज्योग्राफी में ह्यूमन ज्योग्राफी है एंड फिजिकल है, तो आपका डिसर्टेशन था ह्यूमन से, ह्यूमन ज्योग्राफी से, और आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया है फिजिकल। तो आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि आप मतलब आपका इंटरेस्ट यहाँ शिफ्ट हो गया। तो ये बस आप अपने से आंसर दे दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद डिसर्टेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद आपसे वो रिसर्च एरिया आपका पूछेंगे कि आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है। ये सब अगर बता देते हैं, उनको लगता है कि आप नहीं फंस रहे हो, तो वो आपसे फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने क्या क्या प्रैक्टिकल किया था, कैसे किया था, उसका डाटा कहाँ से मिला था, आप प्रैक्टिकल में क्या किए थे, ये सब आपसे पूछेंगे। मेरे को इसी चीज़ में फंसाया था उन्होंने। मैं बस ये क्वेश्चन का मैं जवाब ठीक से नहीं दे पाया था उनको। प्रैक्टिकल में मैं दिया था, ऐसा नहीं कि मैं जवाब नहीं दिया था, लेकिन वो लोग इतने मतलब फंसा दिया था ना क्वेश्चन में। वो एक तो वहाँ पे इतना प्रेशर होता है और आप घबराए हुए रहते हो कि क्या क्वेश्चन करना है, मतलब क्या कैसे जवाब देना है। उसमें आप आपसे मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने क्या किया, कैसे किया, वो पूछ रहा है, तो उसमें इंसान थोड़ा घबरा जाता है। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। तो प्रैक्टिकल में आपका मतलब प्रैक्टिकल पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। यही एक टॉपिक था जो मुझे मतलब इस इंटरव्यू में मैं जिसका जवाब नहीं दे पाया था। बाकी सारा इंटरव्यू मेरा अच्छे से गया। इसका भी मतलब मैं खुद से सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं जो आंसर किया हूँ ना उससे आई एम नॉट सेटिस्फाइड। आफ्टर दिस टॉपिक, आफ्टर दिस टॉपिक अबाउट प्रैक्टिकल, दे में आस्क कि आप जो रिसर्च प्रपोजल बनाए हो उसमें ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किए हो, वाई, जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया हो वो क्यों किए हो, उसका रेलेवेंस क्या है, वो कैसे, अगर डायनामिक टॉपिक आपने चूज़ किया है तो वो कैसे पॉलिसी पॉलिसी मेकिंग जो होगा उसमें कैसे सपोर्ट करेगा। अगर आप रिसर्च करना चाहते हो, उसका ऑब्जेक्टिव है कि आप मतलब पॉलिसी मेकिंग में आप हेल्प करना चाहते हो, या फिर अ, मतलब या फिर अपने टॉपिक पे कुछ नया खोज करना चाहते हो, ये सब मतलब क्यों करना चाहते हो, क्या उसका रेलेवेंस पूछेंगे आपसे। तो ये सब आपका होता है वहाँ पे। देखो इंटरव्यू में जो मतलब इंटरव्यू बैठे होते हैं वहाँ पे, उसमें सारे प्रोफेसर्स अलग अलग होते हैं, वो सारे प्रोफेसर्स अलग अलग आपको क्वेश्चन पूछेंगे। तो हो सकता है कि जैसे 5 प्रोफेसर हैं, मेरे में जैसे 6 प्रोफेसर, मेरे इंटरव्यू बोर्ड में मान के चलो कि 6 प्रोफेसर्स हैं, 6 प्रोफेसर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर इन्होंने क्वेश्चन पूछा, ये मेरे से सेटिस्फाइड है, ये भी 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 मेरे से सेटिस्फाइड है, और मान लो कि ये मेरे से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है।
बहुत सारे लोग होते हैं ना कि अगर फर्स्ट प्रोफेसर पहले पहले पहली बार जो प्रोफेसर क्वेश्चन करते हैं उनका जवाब अच्छे से दे लेते हैं। अगर मान लो कि दूसरे का नहीं दे पाते हो तो आप घबरा जाते हो, आपका फ्लो टूट जाता है तो आप घबरा जाते हो। तो उस केस में आगे जितने भी प्रोफेसर्स हैं उनका क्वेश्चन आप ठीक से नहीं कर पाते, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको एकदम काम रहना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप उनको मतलब डायरेक्टली मना कर दो, बोल दो कि सॉरी सर आई विल रीड अबाउट इट, ऐसे करके बोल दो। या ऐसे बोलो कि सॉरी सर आई एम राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, आई विल डेफिनेटली रीड अबाउट इट, ऐसे बोल दो। वो कुछ नहीं बोलेंगे, उसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसे आप करोगे तो आप मतलब जो प्रेशर उतना फील नहीं होगा आपको। बस खुद को काम रखना है इंटरव्यू बोर्ड में, मतलब इंटरव्यू जहाँ पे होगा वहाँ पे खुद को काम रखना है और शांति से इंटरव्यू दे के आना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर फिर भी आप लोगों की कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको रिसर्च प्रपोजल के बारे में कुछ पूछना है कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं, तो इस बारे में भी पूछ सकते हैं आप, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।